सॉलिड एंगल क्या करता है, अब मस्ती नहीं सुनो, सॉलिड एंगल क्या करता है ना, आपके जो कैलकुलेशंस हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जो भी इंटीग्रेशन वाले सवाल करते हो ना, उसको इंटीग्रेशन से बचाने का काम करेगा, कौन करेगा ये काम, सॉलिड एंगल। ये होता क्या है, बेसिकली कोई भी एक डिवाइस है, ये ऐसे है मान लो, इस तरीके से, तो इसके हर पॉइंट से इसके सेंटर पे ये जो लाइंस आ रही होंगी ना, हर पॉइंट पे जो लाइंस आ रही हैं, ऐसे 3D में है, हर दिखाया था ना उस दिन इसको वीडियो में, हर पॉइंट से जो लाइंस आ रही है सेंटर पे, वो सब मिलेंगी। अगर आप 3D में देखो जो गोल गोल घूमती हुई, तो वो जो एंगल बनेगा 3D वाले में, इस एंगल को आप क्या बोलते हो, सॉलिड एंगल। बेसिकली इसको डी ओमेगा से दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा एंगल बनता रहेगा, आपका जो आई साइट है उसको घुमाओगे तो फील्ड अलग अलग होती रहती है, इसलिए इसको डी ओमेगा लिखा जाता है। और इस डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा इज बेसिकली डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा क्या होता है, डी ए बाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब डी ए बाई आर स्क्वायर क्या चीज है समझना, इसमें ये एरिया कौन सा लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर वाली लाइन है, इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये आर वाली लाइन। अब इस आर लाइन को ध्यान से देखो, अगर मैंने ये ऐसे बनाया होता, ऐसा कुछ, तब भी तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन आर यही होती ना, लेकिन अब इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे हो गया होता, करेक्ट ना। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए जो आर को अलाइन कर रहा हो। कौन सा एरिया चाहिए अपने को, जो आर को अलाइन कर रहा हो। आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर कौन सा डिस्टेंस है, हाँ खैर वो भी हम आगे बात कर लेंगे उस पर, पहले बेसिक बातें करते हैं। ये तो ये आर अपना ये है, तो डी ए बाई आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल। मैं लिखवाता हूँ एक एक करके, परेशान मत होना। अभी जो सॉलिड एंगल आप देख रहे हो, अगर मैं देखो सॉलिड एंगल किसके लिए बनेगा, ये 3D एंगल है। कैसा एंगल है, 3 डायमेंशनल। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है यूनिट, तो अगर 3D है तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए एंगल भी बन पाएगा, कोन जैसा बनेगा। तब देखो कोन जैसा ही बन रहा है ना। अब मैं बोलूं कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, समझना ध्यान से, सब लिखवाऊंगा एक एक करके, थोड़ा तुम्हें आइडिया लग जाए कि मैं करना क्या चाहता हूं। ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इसका ये सेंटर हुआ, ये हो गया रेडियस आर। अच्छा, इसके सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ऐसे गोल ही तो बनेगा देखने पे, हर एक पॉइंट को अगर तुम देखोगे उसके ऐसे गोला ही बन जाएगा ना, हाँ या ना। इस पॉइंट पे जो ये ओमेगा या डी ओमेगा जो भी तुम बोल रहे हो ये बन रहा होगा, तो कितना हो रहा होगा, तो सॉलिड एंगल क्या लिखते हो, डी ए बाई आर स्क्वायर। बहुत छोटे पॉइंट के लिए, इतने छोटे पार्ट के लिए लिखना था। देखो वो दिखाया था तुम्हें ना, वो पूरे पार्ट में से छोटा सा पार्ट निकाल के डी ए लिखता है। तो इस डी ए मतलब मैंने यहाँ एक छोटा सा पार्ट लिया है, तो ये छोटा पार्ट जो यहाँ है, मेरी छोटा पार्ट जो यहाँ पे एंगल बना रहा होगा वो डी ए है तुम्हारा। तुम्हें छोटा पार्ट चाहिए कि पूरा चाहिए, तुम्हें तो ओमेगा पूरा चाहिए ना। मैंने पूछा एंगल कितना बना, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ये छोटे से पार्ट का एंगल है, ये डी ओमेगा यहाँ पे है तुम्हारा बेसिकली, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो डी ओमेगा तो ओमेगा बन जाएगा। डी ए क्या होगा, एक्चुअली इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं गोला बना के, और इसको क्या पढ़ते हैं, सरफेस इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं इसको, अब सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये होता है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। तो यहाँ आर तो तुम्हारा एक कांस्टेंट होगा सरफेस एरिया के लिए, आर 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 हर जगह, तो 1/r स्क्वायर में बाहर निकाल लेता हूं। डी क्या होगा, कैंसिल हो गया,
ओमेगा कितना आया, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, सेंटर पे सॉलिड एंगल कितना बन रहा है 4 पाई। इनफैक्ट इट इज ए सॉलिड स्फीयर। लेकिन अगर मैं सॉलिड स्फीयर ना लेकर के कोई भी आर्बिट्री 3 डायमेंशनल सरफेस लेता हूं, तो उसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा 4 पाई। समझ में आ रहा है? कैसे निकला ये मैं तुम्हें समझाता हूं अभी। ये 4 पाई आया कैसे? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल थीटा और सॉलिड एंगल, वो आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले देख लो ये आया कैसे। कोई भी आर्बिट्री एंगल मैंने लिया अगर, तो ओमेगा की वैल्यू एक फार्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब नॉर्मल थीटा। अगर ये इस पॉइंट पे एंगल चाहिए 3D एंगल, मतलब पूरा घूम के आना है। जब पूरा घूम के आते हो थीटा कितना घूम जाते हो, 2 पाई घूमते हो 360। तो यहाँ कॉस 360 रखोगे तो क्या आएगा, ये बोलो बोलो क्या होता है 360 की वैल्यू। तो 1 माइनस 1 0 हो गया क्या? नहीं होना चाहिए, 4 पाई आना चाहिए। ओमेगा 2 चलो ठीक है, अभी छोड़ो, अभी नहीं कराता हूँ मैं वो। इनफैक्ट जितने भी सुन लो, मैं बताता हूँ कुछ उसमें मिस हुआ है। ओमेगा 2 पाई कॉस थीटा ही होता है। अच्छा होता है नहीं, वो हाफ एंगल का फार्मूला है ना, थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि हाफ एंगल का फार्मूला हमने लिखा है, तो थीटा बाई 2 होगा वो। तो ये जो ये तुमने ये लिखा सॉलिड एंगल, अभी मैं करवाऊंगा, लिखवा रहा हूं, पहले सुन लो। सॉलिड एंगल क्या है? 3 डायमेंशनल एंगल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उसका जो हर एक पॉइंट है वो सेंटर पे जो लाइन बनाएगा, अब वो 3D में बनाएगा। तो लाइन बनाने से जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, डी ओमेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, डी ए बाई आर स्क्वायर। और एक कंप्लीट रोटेशन में किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, for any closed surface in one complete rotation, solid angle formed at center will be 4 पाई। कितना होगा 4 पाई। लिखिए दो लाइन में जो बोला सॉलिड एंगल में। फिर अभी इसके आगे हम इसका रिलेशन भी निकालना सीखते हैं, और जैसे ही रिलेशन सीख लेंगे उसके बाद हम जो क्वेश्चंस किए थे ना वो सिलेंडर वाला एच पे निकालने के लिए, और उसके बाद अरे जो इंटीग्रेट किया था, एक डिस्क था, पॉइंट चार्ज रखा था, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलवाया था, वो सब दोबारा करेंगे। और सिलेंडर वाला जो उसके हाँ उसके वो कर्व सरफेस से जो निकलवाया था, क्या बोल रहे थे उसको हम लोगों ने, लेटरल सरफेस नाम दिया था ना, उससे निकालने के लिए दोबारा से करेंगे। चलो पहले इसकी थियरी लिख लो। थियरी रुको मैं अच्छे से बोल देता हूँ। अच्छा यहीं पे ना ये लिखा क्या, एक मिनट रुक जाओ। डीए जो है ना, इसी को मैं यही जो बोल रहा था वो यहीं पे लिख देते हैं। डीए इज व्हाट, परपेंडिकुलर एरिया, या ऐसा एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। कौन सा एरिया लेना है अपने को, सरफेस के नॉर्मल। अब सरफेस मतलब जैसे इस केस में इस सरफेस का नॉर्मल तो ये रहा ना, यही लाइन तो है नॉर्मल, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर आ रहा है तो हमने ये ले लिया। लेकिन अगर मेरा ये डायग्राम, इसके बाद ये डायग्राम बना लेना ऐसे, यहाँ पे ये ऐसा होता। एक मिनट में डायग्राम बनाना सीख लूँ पहले। हाँ वो सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है। हाँ ये देखो, जैसे ये वाला एरिया दिया है, इसका पूछा हुआ है,
तो नॉर्मल टू द सरफेस ये लाइन आएगी, सरफेस पे नॉर्मल तो ये लाइन होगी ना, लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, कुछ ऐसे आएगा ना एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, या ऐसे नहीं ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, जबकि नॉर्मल ऐसे है। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये डीए, ये बन जाएगा डीए कॉस थीटा। तो तुम्हारा इस केस में जो यहाँ पे सॉलिड एंगल ड्रॉ होगा वो डीए नहीं होगा, वो होगा डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये चीज याद रखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि डीए कौन सा लेना है, एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। बहुत छोटी बात है, कभी पूछते नहीं है, हालांकि सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ही स्किप कर दिया जाता है। तुम लास्ट ईयर भी पूछोगे तो नहीं पढ़ाया गया था उनको, और 99% टीचर स्किप करते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि सॉलिड एंगल पढ़ा के उनको लगता है टाइम वेस्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन से तुमने वो काम किया है, उसी काम को बिना इंटीग्रेशन के करने के लिए सॉलिड एंगल पढ़ाया जाता है। कोई नया नहीं है, जो आपने कर लिया है उसी को दोबारा पढ़ाने के लिए। तो ये डायग्राम बना के उसके साथ ये भी डायग्राम बना लो और फिर ये लिख लो। हाँ देखो, ये तुम्हारा सरफेस है, तुम्हें जो डीए लेना है हमेशा इसके साथ में 90 डिग्री के एंगल पे लेना है, ये एरिया लेना है। मतलब बेसिकली जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये इसके पैरेलल लेना है। अब अगर मैंने इसी चीज को जो ऐसे रखा है इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, वहां बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, बाकी ये लाइन सही है, सेंटर वाला पॉइंट यही है, तुम्हारा वर्टेक्स पॉइंट यही है, इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया है। इमेजिन तो ऐसे टेढ़ा किया तो जो भी एरिया ऐसे है, जब ऐसे किया तो एरिया ऐसे हो गया होगा, तो ये एरिया नहीं लेंगे, मुझे इसके 90 डिग्री पे एरिया लेना है, तो इसका 90 मतलब ये वाला कंपोनेंट। समझा? अभी भी दिक्कत है तो मैं समझा दूंगा दोबारा, पक्का? कोई दिक्कत? ये लिख लिया क्या, ओमेगा 4 पाई है, यूनिट क्या है ओमेगा का, वैसे लिखने का मन नहीं था तुम जानते हो, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं, स्टेरेडियन होता है। और एक चीज और याद रखना, द सॉलिड एंगल इनक्लोज्ड बाय the solid angle that any closed surface can be sustained, या ऐसे the solid angle formed by any closed surface is 4 पाई। मतलब इसके अकेले के लिए नहीं है, कोई भी क्लोज सरफेस होगा वो 4 पाई ही होता है। अब ना तुम इसको YouTube पे पढ़ो, जैसे कल हम लोगों ने देखा भी था, वहां एक चीज आपको गलत बता दी जाती है, R इज द रेडियस। हर केस में R रेडियस नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक डायग्राम में R रेडियस का काम करता है, असिमेट्रिक डायग्राम में R रेडियस नहीं होगा। जो तुम छोटा सा वो एरिया का सेगमेंट ले रहे हो ना, उस एरिया के लिए जो ये सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट वुड बी R। मिहिर तुम कहाँ थे इतने दिन, क्या करने? 15-20 दिन आ तो बहुत दिन से नहीं रहे हो ना, बाहर जाने के पहले अंदर चले गए थे, घर के अंदर चले गए थे बाहर जाने के पहले। हाँ तुम तो 15 दिन नहीं आए ना, तो वहां जाके क्या किया, वही पॉइंट्स देख के चले आए सारे। तो फॉग वगैरह है अभी कि नहीं है?
नहीं, तुम घूमे नहीं पक्का? कौन? अभी तो नया नया आया, वो कहीं हो जाएगा। चलो ये लिख चुके क्या? एरिया, जल्दी, आवाज नहीं। ए उसको उठाओ। तू किधर था लास्ट लेक्चर में? सो गया था। हो गया लिख के, हेडिंग बनाइए। रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन, रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन। ए बच्चों आवाज नहीं। रिलेशन बिटवीन हाफ एंगल ऑफ कोन एंड solid angle, relation between half angle of cone and solid angle at vertex, at vertex। देखो मुझे पता है ये थोड़ा कम फील आता है, लेकिन याद रखो 3D का एंगल है जिसको ओमेगा बोलते हैं, DA/r² होता है। DA कौन सा होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया। इतनी बात याद रखनी है। कोई भी क्लोज सरफेस कितना एंगल बनाता है, कितना फॉर्म करता है? 4 पाई। अब आगे ये जो दूसरा वाला पार्ट कर रहे हो ना बच्चों, मैं बता रहा हूँ, जो जितने लोग टारगेट कर रहे हैं कि मुझे अच्छा करना है, एडवांस तक करना है, उनके लिए ये पूरा डेरिवेशन काम आएगा। और जो मजे लेने के मूड में है कि मेंस करना है, वो फार्मूला भी रटेंगे। हालांकि एडवांस में भी बहुत बार नहीं आता, लेकिन कभी कभी तुम्हें बेसिक लॉजिक्स डेवलप हो जाएगा तुम्हारा कि फार्मूला आया कहाँ से। वो फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले से अपना पूरा काम बन जाएगा। फिलहाल मैं पूरा डेरिवेशन के साथ सिखाऊंगा, तो जिनको जिनको भी समझना है मेरे साथ देखो, जिनको नहीं समझना है वो भी देखो। देखो तो आँख थोड़ी बंद कर लोगे। ऐसे ये एक कोन है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये एक कोन है, इसका ये रेडियस है। यार तू किधर था लास्ट लेक्चर? आज भी आंख बंद कर रहा है, किधर था? मेरे मन में कुछ आ रहा है, बोल लूं कैमरे में? और कहाँ रहोगे अगर घर नहीं रहोगे तो? बोल दो, रोना मत। देखो ऐसा, इसका हाफ एंगल का मतलब समझ रहे हो? तो वो मस्ती वाली बात हो गई। ये पूरा कौन सा एंगल हो गया? तो तुम्हारा डी ओमेगा या ओमेगा बोल सकते हो इसको। हाफ एंगल का मतलब ये वाला आधा। एक काम करता हूं, इसको थीटा मान लिया मैंने। मुझे ये जो ये पार्ट देख रहे हो ओमेगा, इस ओमेगा और थीटा में चाहिए रिलेशन। ठीक है ना? थैंक यू। अब ये रिलेशन निकालें कैसे? जैसे मन करे निकाल लो। बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूं, यहां से ऐसे फाई पर गया, डी फाई का एक छोटा सा पार्ट लिया और इसके थ्रू मैंने एक छोटा सा एरिया निकाला। इधर भी आ जाएगा ऑफ कोर्स, ये आएगा ही ना। अच्छा, इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो इसका ये रेडियस कितना होगा और ये पार्ट कितना होगा?
आर डी थीटा और ये स्मॉल आर। अब जरा इस पार्ट को देखो तो ये पार्ट मेरा ऐसा दिख रहा है, ये रेडियस आपको निकालना है, यही है ना, और ये वाला एंगल आपका फाई दिया हुआ है, ये आपका आर है। कहाँ चला गया? तो ये आर है, तो मैं ऐसा लिखूंगा आर बाय आर, तो ये साइन बन जाएगा, दिख रहा है? तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू आएगी आर साइन फाई। क्या सही बोल रहा हूं? कोई दिक्कत? तो इस छोटे से पार्ट के लिए अगर मैं बात करूंगा, यहां पे अगर वो लिखने का मन नहीं था लेकिन मैंने लिख दिया, कंसीडर ए स्मॉल एरिया एट an angle phi from vertical with width r d phi। बच्चों आवाज मत करो, मजबूर मत करो कि मैं भगा दूं। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर आप हंसता हुआ मिला ना तो आर डी फाई। तो इस छोटे से पार्ट के लिए अगर मैं छोटा सा डीए लिखूं, इस छोटे से पार्ट का एरिया, तो क्या ये बन जाएगा 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, सॉरी आर डी फाई, करेक्ट ना? तो ये छोटा सा डीए आया है, ये डीए क्या आएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? आर साइन फाई और आर डी फाई। तो क्या छोटा सा जो एरिया आ रहा है वो 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों तुम्हें एक बात समझ आनी चाहिए, मैं क्यों बार बार छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, क्योंकि मैं हर बार क्या कह रहा हूं कि मेरी जो आंखें हैं ना, जब 3D में देखोगे ना, तो जो वर्टेक्स ऐसे बहुत सारी लाइंस आ रही होंगी ना, ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत सारी लाइंस को तुम कभी एनालाइज ही नहीं कर पाओगे 3D एंगल में, ये तो छोटे छोटे पार्ट में बांट लोगे। इतनी सी लाइन ऐसे आ रही है, ये ओमेगा, इसका ये ओमेगा, इसका ये ओमेगा, कभी भी ओमेगा तुम पूरे का एक साथ लिख ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाओगे ना। जब इधर देख रहे होगे तो ये वाला पार्ट छूट जाएगा। आंख जरा इमेजिन करो, ऐसे सर्कल है, तुम सबको देखोगे तो एक ही साइड देख पाओगे ना, जब इधर मुंडी के ये वाला पार्ट तो छूट गया। तो 3D एंगल कभी ड्रॉ होगा नहीं, इसलिए छोटा सा एलिमेंट लेते, उसके सब पॉइंट से लाइन आता हुआ उसका डी ओमेगा देखते, और ये इमेजिन करते कि सबका डी ओमेगा तो इतना ही होगा, मेरी आंखों का व्यू तो इतना ही बना रहा होगा हर एक पॉइंट पे, अगर वो सिमेट्रिक है तो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो इसलिए छोटा सा पार्ट चाहिए था, मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया। अब इसका डी ए आ गया, डी ए, तो छोटा सा डी ओमेगा क्या आएगा, डी ए बाई आर स्क्वायर। अब इसमें बिल्कुल सब ऐसे सिंपल सिंपल है, दिख रहा है ना, सब एक ही लाइन में, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आर कैपिटल में होगा, ये आर लेते हो ना, ये वाला डिस्टेंस, तो डी ए बाई आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा लिखा गया अपना 2 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई। आर कौन सा, वो आर क्या है, ये है, ये जो सर्कल लिया इसका एरिया। तुम्हें वर्टेक्स से यहां से डिस्टेंस लिखना पड़ता है, वो तो आर ही रह गया हर एक केस में। तो ये डी ओमेगा को जब इंटीग्रेट करोगे टोटल ओमेगा मिल जाएगा, और कहां से कहां तक करना होगा, 0 से लेके, भाई हाफ एंगल तो यहां से लेके यहां तक आओगे ना, तो कितने एलिमेंट लेने होंगे ऐसे, 0 से क्या हो गया पूछो। तो लास्ट क्लास इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो अभी का क्लास चल रहा है कहीं। साले इसको फेंक के मारूंगा यही ना, मर जाएगा तू। तो ओमेगा ये 2 पाई साइन थीटा, क्या साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, 0 से थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई
1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ, इसको बोलते हैं हाफ एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन। कैसे निकाला ये मैंने तुम्हें सिखा दिया, बहुत जरूरत नहीं है, खाली ये फील करने के लिए कभी भी ओमेगा लिखना होगा तो DA बाई आर स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम पूरे को नहीं देख पाते, एक सेगमेंट ही लेना पड़ता है। लास्ट लेक्चर में मैंने 1-2 वीडियो तुम्हें दिखाया था, दोनों में वही तुम्हें डी ओमेगा ही लिख के दिखा रहा था, डी ओमेगा इज A बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा मतलब छोटे पार्ट के लिए, तो छोटे पार्ट को लेने के लिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया था। फिलहाल तुम्हें ये याद रखना है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज व्हाट, हाफ एंगल, और ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल। और इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खटाखट से आंसर लाने में, देखो जरा, एक सवाल दिया था मैंने तुम्हें कि यहां एक डिस्क था, इसका रेडियस था r, ये क्या था q, कितने डिस्टेंस पे था, शायद x डिस्टेंस पे था। मैंने पूछा था फ्लक्स कितना पास होगा, आपने रिंग लिया, इंटीग्रेट किया, ये किया वो किया, बहुत लंबा। मुझे करना होता अगर ना, तो मैं क्या करता कि अगर मैंने इसको इससे मैच करा दिया तो ये हमारा थीटा बन गया विच इज हाफ एंगल, और अगर मैंने ऐसे नीचे भी बना दिया तो वही डायग्राम तो रेप्लिकेट हो रहा है, ये हमारा बन गया ओमेगा। इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, इजंट इट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, वही तो प्रूफ किया ना, ये ओमेगा कितना है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये एक क्लोज सरफेस बना है, कौन इज ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस में, अच्छा मैंने वो तुम्हें नहीं कराया था क्या, फ्लक्स कितना पास होता है स्फीयर से, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं कराया, ठीक है। मैं तुम्हें एक इसके बाद करवा देता हूं, अभी बता दे रहा हूं खाली कि एक कोई भी सॉलिड एंगल होता है ना, मैं एक काम करता हूं, रुको, पैरेलल तुम आगे पीछे करके तो लिख ही सकते हो ना, मैं मेरे पास तो स्कोप है कि मैं दोनों कर सकता हूं। यहाँ पे इसको इधर रखता हूं, इधर यहाँ लिखता हूं ऐसे, मान लो यहाँ पे एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, यहाँ पे चार्ज है Q, क्या है चार्ज Q, इसका रेडियस है R, मैं पूछूं फ्लक्स थ्रू स्फीयर कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे 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 हर जगह क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है। इस छोटे से सेगमेंट में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, इस छोटे से सेगमेंट को पकड़ो तो इसका DA भी इधर ही आएगा, हाँ या ना, इस वाले सेगमेंट पे पकड़ो तो DA इधर ही आएगा। कोई भी सेगमेंट ले लो जिधर E है, क्या उधर ही DA है, एंड E किस किस बात पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज से, KQ बाई आर स्क्वायर, E डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड डिस्टेंस। तो अगर मैं इस सरफेस पे बात करूं तो क्या हर जगह चार्ज की वैल्यू Q ही है, भाई आ तो इसी Q चार्ज से रहा है, और सबके लिए डिस्टेंस R ही है, तो Q और R कांस्टेंट हुआ, मतलब E तो कांस्टेंट हो गया। तो यहां जो मैं फ्लक्स लिखूंगा, ये फ्लक्स होगा कितना, ये फ्लक्स होगा, क्या होता है फ्लक्स, E डॉट DA, तो यहां लिखा जाएगा E इंटू DA इंटू कॉस 0, तो यहां से आएगा ये E की वैल्यू K मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर एंड DA इज द सरफेस एरिया विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 इज 1, तो ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई, ये फ्लक्स कितना आया, किससे पास हुआ है ये फ्लक्स, ये फ्लक्स किससे पास हुआ है, स्फीयर से। स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशनल। इनफैक्ट कोई भी आगे चल के गॉस थ्योरम पढ़ेंगे उसमें यही है, इनफैक्ट कोई भी क्लोज सरफेस लोगे ना, हर एक क्लोज सरफेस के अंदर जो पॉइंट चार्ज रखा होगा उसकी वजह से फ्लक्स क्या होता है, नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं, और ये कितना, यहां मैं ऐसा लिखूं, एंड सॉलिड एंगल formed by sphere
कितना होगा ये 4 पाई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लक्स जो है 4 पाई सॉलिड एंगल से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पास होता है। जहां जहां पर 4 पाई सॉलिड एंगल होगा उसके वहां पे चार्ज कितना, फ्लक्स कितना पास होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू? नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी। समझ में आया क्या? अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करूं, ये भी तो एक क्लोज सरफेस ही बना रहा है ना, तो यहां मैं ऐसा बोलूं कि फ्लक्स पासेस थ्रू 4 पाई। ये एक ट्रिक की तरह काम कर रहा हूं, ये कोई लॉजिक, मतलब कोई ऐसा कंपल्सन वाला चीज नहीं है, ये एक लॉजिक डेवलप किया गया है कि तुम्हारा आंसर कैसे शॉर्ट होता है। देखो 4 पाई सॉलिड एंगल कितना होगा, ये चार्ज क्यू रखा है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे पास कितना सॉलिड एंगल है, इतना सॉलिड एंगल है, तो ये जो फ्लक्स पास होगा थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल वो कितना होना चाहिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पर यूनिट फ्लक्स से इतना, पर यूनिट सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए, फ्लक्स पासेस थ्रू 2 पाई सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल। कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। 2 पाई ये कैंसिल किया, आंसर देखो यही आया था क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड इन दिस क्वेश्चन कॉस थीटा इज नथिंग बट x बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल। तुम्हें क्या क्या याद रखना है, सेम आंसर है। तुम्हें क्या क्या याद रखना है, देखो वहां पे कितना लंबा इंटीग्रेशन था, तुम्हें 3 चीजें याद रखनी थी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में ये रिलेशन होता है, एक क्लोज सरफेस में ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होती है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा होता है उसकी वजह से नेट फ्लक्स Q इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 4 पाई से Q एप्सिलॉन नॉट, यूनिट से कितना, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ना? और क्यों, मतलब वही यूनिटरी मेथड लगाया जो आप 7th 8th में पढ़े। 10 रुपए की 40 चॉकलेट तो 20 रुपए में कितना, तो आप क्या करते थे, 10 रुपए में 40 है तो 1 रुपए में कितना होगा, कैसे किया आपने, 40/10। फिर आपने क्या किया, 20 में चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई किया, वही तो किया कि 4 पाई में इतना है तो 1 में कितना होगा, फिर गिवन 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। हाँ या ना? आसान मेथड है कि नहीं है? तो जब ये लिखना ना तो इसको ऐसे नोट पॉइंट बना के लिख लेना, और इसमें क्या लिखोगे कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ है, एक्चुअली गॉस लॉ का नाम नहीं लिया मैंने, गॉस थ्योरम तुम्हें पढ़ा दिया। दिस इज गॉस थ्योरम। आगे बैठ के सो गई है, हेलो, नींद आ रही है, कर क्या रही थी? हाँ तो हेड डाउन करने को सोना ही बोलते हैं भाई। चलो हो गया ना? तो ए बच्चों सुनो, तो एक ये वाला सवाल आपने देख लिया कितने आसानी से हो गया। दूसरा सवाल मैंने ये दिया था आपको, आवाज नहीं, यहां एक चार्ज क्यू रखा था, ये डिस्टेंस एल है। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें सेंटर पे ही चार्ज रखना है। क्यों? मैंने क्या बोला, इनसाइड द क्लोज सरफेस। यहां पे सिमेट्रिकली मैंने सेंटर पे रखा हुआ है, और वही सवाल जो लास्ट लेक्चर में किया था वही दोबारा पूछ रहा हूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस से कितना पास होगा। कैसे आएगा, ये रेडियस आर, वही सवाल है दोबारा वाला। ए बच्चों प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो मेरे साथ, मस्ती थोड़ा बंद कर दो।
गॉस थ्योरम चालू कर दूं अगले वीक में, वैसे भी तुम्हारे लेक्चर्स बहुत कम है। हाँ 3 दिन तुम्हारा पेपर है ना निर्मला। चलो आवाज नहीं, ये सब ट्राई कर रहे हो। ट्राई आप करोगे इस सवाल को। क्या पूछा है, कर्व सरफेस से कितना निकल रहा है। हिंट दे रहा हूं तुम्हें, पीने के लिए दिए क्या? इतना लाइट कौन लगता है? तो हाँ कपा दे रहा है अंदर तक भाई। हाँ तो इसमें तुम्हें पूरा ये क्लोज सरफेस, 1 मिनट अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। अब लास्ट टाइम पूछो, जिसको नहीं पढ़ना है, मुझे पता है आपका अगर टाइम खत्म हो गया हो आप उठिए और घर जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। जिसको पढ़ना है वो बैठे और जवाब दे मेरे साथ। पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता, सॉलिड एंगल हो गया, फ्लक्स कितना पास होता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कितना पास होता। अब सिलेंडर में होता क्या है, ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस है, ऊपर ये वाला फ्लैट सरफेस है, नीचे वाला फ्लैट सरफेस है। अगर इस केस में देखोगे तो एक फ्लैट सरफेस ये है, एक फ्लैट सरफेस ये है, दो फ्लैट सरफेस है। अगर फ्लैट सरफेसेस प्लस कर्व्ड सरफेस देखोगे तो टोटल मिला के कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर उसमें से फ्लैट वाले सरफेस के फ्लक्स को माइनस कर दूं तो बचा हुआ फ्लक्स कहां से जाएगा, कर्व सरफेस से। वही तो पूछा है तुमसे। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टोटल फ्लक्स का मतलब फ्लैट प्लस कर्व्ड सरफेसेस। सही बात है। अब फ्लैट सरफेस का माइनस कैसे करेंगे, जरा देखो। मुझे ये देख के समझ में आया कि ये तो वही बन रहा है जो अभी हमने किया था। ये वाला एंगल थीटा बना, ये ओमेगा बना। अब यहां अपन ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस, जितने फ्लैट सरफेस है उनसे फ्लक्स। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, या तो तुम उससे लिख दो या फिर से कैलकुलेट कर लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स होगा, ये होता है। सही बात है। यूनिट सॉलिड एंगल से और ये कितना है, फ्लक्स थ्रू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सॉलिड एंगल। हालांकि यही अभी हमने निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ये कितना आएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, ये आ गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बेटा कॉस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये कितना, ये आर है, ये कितना है एल बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, तो क्या ये बन जाएगा √/4 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, L बाई 2 √/4 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 2। 2 2 कैंसिल हो गया,
यह आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई रूट ओवर 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सही है क्या? ये किधर से आया? एक फ्लैट सरफेस से। अब जरूरी नहीं है यही हो बेटा, सोचो अभी सिमेट्री कहता है कि जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू दोनों केस में सेम आएगी। सोचो अगर ये l/4 होता तो ये 3l/4 बनता, तो कॉस थीटा की वैल्यू अलग आती, दोनों सरफेस से निकालना पड़ता। इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो कि जो फ्लक्स है अपना कर्व्ड सरफेस के थ्रू, क्या ये फ्लक्स आ जाएगा टोटल फ्लक्स -2 टाइम्स ऑफ q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई रूट 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ से q/एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 प्लस एल बाई दिस, यहाँ 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ। कल मैंने आंसर बोला था क्या इसको, इसका तुम लोगों को? तो देखो इंटीग्रेशन से बच गए ना तुम, और उसका इंटीग्रेशन आसान तो था नहीं। तो अब तुम्हें अगर ये पता है कि लॉजिक क्या है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ, कैपिटल R इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ B, ये प्रूफ करना है। फटाफट से करिए, आपके पास टाइमर है, क्योंकि बहुत सॉलिड एंगल से तुरंत हो जाएगा, इसलिए आपको टाइमर दे रहा हूँ 2 मिनट। चलो हो गया टाइम, आ गया। कितने लोगों को आया? इशिता, कहाँ दिक्कत हुई? आर्या नहीं आया? कोई मुंडी नहीं ऊपर कर रहा है, कितने लोगों को आया पूछो तो। इधर देखो, ये रेडियस r दिया है, ये b डिस्टेंस पे एक कैपिटल Q चार्ज रखा है। बच्चों सुनो, अभी हमने निकाल रखा है, मैं बार बार एक ही काम नहीं करूंगा। ये हमने क्या निकाला था? हमने बोला कि यहाँ पे जो फ्लक्स पास होता है, ये फ्लक्स होता कितना है? q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा? √r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस b अपॉन √r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना फ्लक्स पास हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लक्स की वैल्यू है 1/4 ऑफ टोटल फ्लक्स। Therefore, q/4 एप्सिलॉन नॉट is equal to q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस b बाई दिस। अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 2 बना, यही हुआ ना? तो ये 1/2 इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b बाई √r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही है क्या? नहीं, बहुत टफ हो रहा है, रुक जाओ, इसको ऐसे कर लेते हैं। b बाई √r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, थोड़ा आसान बन जाएगा। इसको इधर लाओ, 2b इज इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4b स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तुमको क्या प्रूफ करना है? r इज √3 आ गया, देखो। अब तुम्हें ये सब कैलकुलेट करने का मन है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब कोई चाहता है याद नहीं है तो आपको तरीका आता है, मेथड तुम्हें बता रखा है। तो सॉलिड एंगल अगर ना पढ़ाया तो क्या काम ही नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन
पढ़ने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप 2 स्टेप ज़्यादा आगे रहोगे। जो बच्चा 3 मिनट में करेगा वो आप 1-2 मिनट में कर सकते हो। तो आप हर जगह आपको फ़ायदेमंद साबित होगा ये टॉपिक, अगर तुम्हें ये आता है तो। एक और सवाल कराऊंगा इसके ऊपर, बस लिखो अ पॉइंट चार्ज Q अ पॉइंट चार्ज Q, ये लिखा रहेगा, इसको नोट कर लेना, अगला क्वेश्चन लिख लो। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ कोन। A point charge Q is placed on the top of a cone of semi-vertex angle theta. Top of a cone of semi-vertex angle theta. Prove that. अरे यार नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये यही प्रूव करवा रहा है Q बाई 2 पाई F0 माइनस कॉस थीटा। हाँ कह रहा है कि सवाल लिख दो, अब इतना लिख लियो तो काटने से बेहतर है एक सेंटेंस लिख के बोलना कि वही क्वेश्चन नंबर जो भी था वो वाला, दिस वाला। प्रूव दैट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द बेस ऑफ द कोन, प्रूव दैट द फ्लक्स associated with the base of the cone due to the charge is Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta। तो ये चीज तो हमने प्रूव किया है ना पहले। ये सब तभी बोल देना चाहिए था मुझे जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। अभी कैसे कर लिया तो पूछना चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या बेसिकली। सुनो अब आवाज मत करना, थ्योरी है, थोड़ी देर पढ़ लो, पेन पेपर बंद करो, जो मैं बोलूंगा लिखना होगा। होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ एक चार्ज Q रख दिया, यहाँ एक कोई भी चार्ज रख दिया, मान लो 2Q रख दिया, 3Q रख दिया, -2Q रख दिया, -Q रख दिया, वॉट एवर इट इज, कहीं पर कुछ भी रख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट पे फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, या किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चूंकि अब ये भी डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना लिए हो। मान लो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे लिया है, अगर इक्वल पे लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ ऐसा आएगा अपना। ऐसे हर एक पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया। क्या निकाला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया तो देखा यार कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक अलग तरीके का प्लॉट हो रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पे ऐसे लाइन पे पॉइंट लिया ना, तो पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसके हिसाब से उन्होंने लाइन को ट्रेस करना स्टार्ट किया। तो बोला यार एक ऐसी लाइन बन रही है, मतलब ऐसी कुछ लाइन बन रही है, कैसे बनेगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर आना चाहिए, मतलब कुछ लाइन तुम्हारा ऐसा कुछ बन रहा है। ये मतलब जब ट्रेस किया गया, अभी आगे पढ़ेंगे वो बता दूंगा मैं, ट्रेस करने के टाइम पे ये आया कि एक ऐसी लाइन बन के तैयार हो रही है जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो वो टेंजेंट हमेशा अपने को क्या दे रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या दे रहा है, ऑल्दो ये कोई ऐसा लाइन है नहीं, ऐसा तुम्हें दिखती हुई कोई लाइन है नहीं, ये खाली किस, अब चूंकि अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे निकालूं जैसे भी निकलवा रहा था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया कि अलग अलग पॉइंट पे जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया एक लाइन में और उनकी डायरेक्शंस निकाल के ट्रैक करके जब उन सबको एक साथ मिलाया है ना, तो मिलाने के बाद एक ऐसी लाइंस बन के तैयार हो गई। ये दिखती नहीं है, ये खाली इमेजिन की गई है, ठीक है।
वो इमेजिन क्यों की गई, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टली आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाओ। क्यों डिफाइन की गई, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टली आप क्या बता पाओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आया। तो अब ये होंगी कैसी लाइन, उस पर बात करते हैं। तो ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। लिख लीजिए एक लाइन, इट इज एन इमेजिनरी straight or curved path. It is an imaginary straight or curved path it is an imaginary straight or curved path tangent at which gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field. So next 2 days. Tangent at which gives the direction of electric field. अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। थोड़ी देर पेन रख दो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जैसे मुझे याद है ना बेटा, वैसे आपको रात को सपने में भी आनी चाहिए। अभी मैं PYQ करवाऊंगा, खाली प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस पे कुछ अलग नहीं होता। प्रॉपर्टीज क्या है, हालांकि आप जानते हो। यहाँ पे एक चार्ज मैंने रख दिया है प्लस Q। क्या चार्ज रख दिया मैंने, प्लस Q। तो इस प्लस Q से क्या होगा, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ, तो क्या इस प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इधर आएगी। इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आनी चाहिए। इस पॉइंट पे निकालूँ तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को अगर आप ट्रेस करो तो ये ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे निकालना, इधर निकालोगे इधर आएगी, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ऐसे। सही बात है ना। मैंने कुछ अलग किया क्या, तो बोल दिया गया कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो बहुत सारे सवाल भी इसके ऊपर करवाए, मैं कैसे छोड़ दिया, मैं वही सोच रहा हूँ। हमने वो सवाल किया पाथ वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे था, मैंने कहा इधर प्लस है इधर माइनस है, और तुम मान भी गए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी तो थी प्रॉपर, बिना उसके सब करके यहाँ आके अच्छा हुआ याद दिलाया, तो आज भी बोल लेते हाँ हाँ हाँ, तो मैं छोड़ ही देता फिर। तो ये ऐसे गई लाइंस स्ट्रेट ही जा रही है। मैंने लिखवाया क्या, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। यहाँ कर्व क्यों नहीं हो रहा है, कोई दूसरा चार्ज है नहीं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट्स होती है कहाँ से, निकलती कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से निकलती है, और ये कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई भी लाइन इनफाइनाइट टाइम तक तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, कहीं ना कहीं जाके उसको रुकना तो पड़ेगा ही। तो कहाँ रुकेगी, कहीं इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी पर रुकेंगी। कहाँ रुकेंगी, कहाँ गिरा है, वो तो निकाल, छोटी सी है, कुछ तो फायदा उठा, उसको बोल नहीं सकता, अटक जाएगा बीच में ही। बाप रे, बहुत इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी गिरने की यार। कैसे गिरा ये, मुझे नहीं पता, हाथ से गिरा। तो स्ट्रेट लाइन है, कहीं इन्फिनिटी पर खत्म हो रही होंगी। चलो हो गया यार, गिरता रहता है, गिरने वाली चीज है तो गिरेगी। ये पहली प्रॉपर्टी। अगर मैं अब दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करूं, अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह, सुन लो, मैं तुम्हें ना लॉजिक के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। यहां माइनस Q चार्ज रख दिया और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्योंकि माइनस Q अट्रैक्ट करेगा ना, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान के रखते हैं, तो ये इधर। क्या सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है,
तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है कहाँ से, स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, इन्फिनिटी पर खत्म हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पर, आ कहाँ से रही है, इन्फिनिटी से। इन दोनों को जब एक साथ जोड़ोगे तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये इन्फिनिटी से चली आ रही है और पहले वाला कह रहा है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, तो क्या मैं ऐसा अपने दिमाग में बना सकता हूँ कि कहीं इन्फिनिटी पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा जहां से ये लाइन निकल रही है, या कहीं इन्फिनिटी पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा जहां ये टर्मिनेट हो रही है। दोनों पॉइंट में ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम क्या मानते हैं, वहां कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। अच्छा, व्हाट इफ दोनों को बाप रे, अपने आप चेंज हो गया भाई। अगर एक जगह मैंने ऐसे प्लस क्यू रखा और यहां मैंने माइनस क्यू रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से होती है, खत्म कहां होती है, ए जगते रहे सीधा बैठ, तो टर्मिनेट होती है यहां पर। तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये कैसे चली जाएगी, प्लस से निकली माइनस में। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ध्यान से देखो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इधर, लेकिन सीधा जा रही है, बाजू में कौन है इसके, नेगेटिव क्या कहेगा, मेरे पास आओ, तो अपने पास लाना होगा, तो क्या करेगा, ये ऐसे घुमा देगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे इधर भी। समझ में आ रहा है, जहां इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रही थी यही तो इस पॉइंट का टेंजेंट है। समझ में आया क्या, और ऐसे कुछ इन्फिनिटी से भी लाइन आ रही होंगी और ये भी ऐसे चली जा रही होंगी, यहाँ से भी ऐसे कुछ लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, सही है ना। ये प्लस और माइनस का स्ट्रक्चर बना। अच्छा, अगर ये प्लस माइनस न रहा होता, अब यार ध्यान से देखो, इनके बीच में कोई भी पॉइंट ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इधर भी देखो, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जीरो होगी वहाँ पे फोर्स जीरो होना चाहिए। जब ये अपोजिट नेचर के सेम चार्ज है तो इन्फिनिटी पे कहीं जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो जीरो हो ही नहीं सकते। अगर मैं प्लस क्यू और प्लस क्यू लूँ तो क्या होता है, ऐसे, तो ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। यहां से जो चार्ज ऐसे निकला होगा, ऐसे जा रहा होगा इधर, ये क्यू वाला क्या बोलेगा, मेरे पास क्यू, भाग दूर, तो इसको ऐसे घुमा देगा, ऐसे, समझा। इस तरह से ये इसको घुमा दिया, और यहां से जो चार्ज निकला होगा, समझना तुम ध्यान से, मैं ये लाइन हटा रहा हूं, यहां से जो चार्ज निकलेगा ये इसको ऐसे इरिटेट करेगा, ऐसे जो इधर आ रहा होगा ऐसे घूम जाएगा, रिपल्सन होगा ना इन दोनों के बीच में, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे बनेंगी। इनफैक्ट ये कैलकुलेशंस के साथ आते हैं, इक्विलिब्रियम का जो प्रॉब्लम पढ़े हो उनके कैलकुलेशन के साथ आएगा ये। जितना दूर जाओगे वो ऑलमोस्ट उतना स्ट्रेट होता जाएगा। तुम देखो जितना ये सेंटर के पास आ रहे हो उतना कर्व बढ़ रहा है, जितना दूर जा रहे हो उतना कर्व कम होता जाएगा, ऐसे कुछ। यहाँ एक ये वाली लाइन देखने वाली बात है कि जो ये वाली लाइन है, डॉटेड लाइन जो मैं बना रहा हूँ,
इस लाइन पर कोई भी फील्ड नहीं है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कहाँ से कर्व होगा और कितना कर्व होगा वो कौन डिपेंड करता है? हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम जो पढ़ा हुआ था, ये L/2 पे इसमें सेंटर पे आया। सोचो ये Q लूँ, ये 4Q लूँ, तो L/3 यहाँ से, तो ये जो कर्व बना वो यहीं से बन जाएगा कर्व L/3 पर। तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। खैर तुम्हें ये दोनों का ही काम है, ये जानते रहो, ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। और पॉइंट्स देखो, ये प्रॉपर्टीज है, याद होनी चाहिए, कभी ये तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन जानते रहोगे, डायरेक्ट सवाल ना आके इनडायरेक्टली कई बार सवाल में हेल्प करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ही आ गया था। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है बेटा, टेंजेंट एट एनी इंस्टेंट on electric field lines gives you the direction of net electric field। किसका डायरेक्शन देते हैं ये लोग? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं ऐसे बना दूं तो ये ई नेट दे देगा तुम्हें। क्या दे देगा? ई नेट। सिक्स्थ कहता है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा जहां पर इनका इंटरसेक्शन होने वाला होगा ना, जहां पर इनका इंटरसेक्शन हो, या तो ऐसे दूर दूर भाग जाएंगी या दोनों मिलके एक नई फील्ड तैयार कर देगी, इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा। तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इन दिस केस we will have two direction of net electric field at a point which is not possible। मैं पूरी चीजें कट कॉपी पेस्ट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस में, तुम मरना मत, इसलिए अभी देखते रहो। मतलब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है। अगर इस पे टेंजेंट बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा होगा, इस पे टेंजेंट बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और तुमने इसके ऊपर लिखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा तो एक पॉइंट पे दो नेट थोड़ी हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, it never exists in a closed loop। बेटा देखो, यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप में ही एग्जिस्ट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में घुस जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ चल रही होती है, इसे पूरा। ये मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। एट्थ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ से। अब ये जो पढ़े ना, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी में ये है, द नंबर डेंसिटी of electric field lines is directly proportional to the charge at that point। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा चार्ज वहां पे। जैसे मान लो इधर देखो, यहाँ एक चार्ज Q1 रखा है, यहाँ एक चार्ज Q2, अननोन चार्जेस दोनों दिए हुए हैं तुम्हें।
ऐसे, और आपसे पूछे कि ये एग्जांपल है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, तो पहले ये बताओ ये इक्वल अपोजिट है, इन पे चार्ज प्लस में है कि माइनस में, इन पे चार्ज प्लस में है कि माइनस में, ऑफ कोर्स एक पे तो प्लस है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 कैसा है, मैग्नीट्यूड वाइज हम लिखेंगे खाली, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर Q1 बाई Q2 लिखना है तो Q1 पे कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Q2 पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द रेशियो। समझ में आया क्या? खाली लाइंस काउंट कर लो, आइडेंटिकल ये मान लो, वन लाइन इज इक्वल टू वन समथिंग यूनिट कूलम, वो माइक्रो कूलम मेगा कूलम जो भी है, और उनको ऐसे लिख दो। लास्ट प्रॉपर्टी, हायर द फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट higher will be the electric field, and vice versa। मतलब बहुत बातें कर रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इधर एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, इधर एक पॉइंट मैंने बी ले लिया, मैं पूछूं किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो आप देखो ज्यादा क्लोजली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके पास है, ए के पास, तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बी से। खाली देख के एनालाइज करना है। दीज आर द प्रॉपर्टीज, पहले दूसरे में आप लिख लेना कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, यहां पे मैं लिख ही दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम infinity, electric field lines terminates at negative charge for infinity। बाकी सब ऐसे ही है, आप लिखिए, मैं आया, वो बहुत तेज लगी है, कब से मंगाए और लाए ही नहीं। सवाल ये है, टू चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 आर प्लेस्ड एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। सवाल कह रहा है यहाँ पर एक ए, बस यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पर क्या है माइनस Q2, रिस्पेक्टिवली लाइन ऑफ फोर्स originates from Q1 at an angle अल्फा, यहाँ से अल्फा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है, एट व्हाट एंगल विल इट टर्मिनेट टू माइनस Q2। अच्छा, किस एंगल पे ये टर्मिनेट होगी ये पूछ रहा है ना, तो मान लो यहाँ से अल्फा से निकला तो ये लाइन तो ऐसे जानी चाहिए ना, तो यहाँ कितने एंगल पे, बीटा एंगल पे टर्मिनेट हो जाएगी। उसने बोला अ लाइन, इसका मतलब ये है बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी, लेकिन एक ही तो होगी अल्फा एंगल पे, सारी लाइन अल्फा एंगल पे तो हो नहीं सकती, और जरूरी नहीं है कि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो दोनों एंगल बराबर होते। समझ में आ रहा है क्या? इमेजिन करो यहां पर एक कोन बनाया जाए सेंटर पॉइंट पे, तो जो यहां से फ्लक्स जा रहा है यही तो अपना Q1 है, ऐसे ये वाला एंगल तुम्हें अल्फा दिया है,
ये तुम्हें डी ओमेगा दिया है, तो क्या यहाँ से मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ? हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ, phi1 q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। और सोचो इस पॉइंट से जितना फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, सेम यही चीज अगर मैं दोबारा यहां बनाऊं, ये माइनस Q2 से, तो ये वाला एंगल बीटा है, उतना ही इसमें अंदर आ रहा होगा, तो नेट फ्लक्स तो इस पॉइंट पे बराबर हो रहा है ना, मतलब नेट फ्लक्स आ जाएगा ना phi1 प्लस phi2 और phi1 माइनस phi2 व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ से जो ये फ्लक्स 2 लिखा गया वो क्या आएगा? Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। अच्छा, फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो यही तो एरिया है जिससे पास करवाना है फ्लक्स को। जितना फ्लक्स ये होगा उतना फ्लक्स ये भी होना चाहिए, क्योंकि फील्ड लाइंस का नंबर तो बराबर आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू given area is equal, therefore phi1 is 1, मतलब phi1 की वैल्यू phi2। बीटा पूछा है इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 अल्फा, ही आएगा आंसर। अब तो यार सवाल ही सॉल्व हो गया। Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। बच्चों प्लीज आवाज मत करो, मतलब मैं जब तक डांट ना दूं तब तक बात ही करते रहोगे क्या? आंसर किस टर्म में दिया, कुछ प्रूव करने के लिए क्या दिया है? अच्छा, बीटा फाइंड करना है ना। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? Q1, देखो एंगल कैसे निकाल सकते हो? एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें तो ये 1 को एलिमिनेट करोगे तो तुम्हारा काम बन सकता है। कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ, कॉस 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिखूं, Q1 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां हो जाएगा Q2 1 माइनस 1 प्लस 2, तुम्हें यही बीटा चाहिए। ये 1 1 ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो Q1 बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। क्या 2 और 2 भी मर गए? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से Q1 बाई Q2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का रूट बन जाएगा साइन बीटा बाई 2, या ये आएगा Q1 बाई Q2 इन रूट साइन अल्फा बाई 2, इसी का साइन इनवर्स। सही है ना? तो ये बनेगा बीटा बाई 2, या बीटा की वैल्यू 2 साइन इनवर्स रूट Q1 बाई Q2 साइन अल्फा बाई 2।